Hello students, today we will discuss chapter 4th of history, which is the French Revolution. In this chapter we will discuss causes of the French Revolution, outbreak of the revolution and its impact, post-revolution period and rise of Napoleon Bonaparte. Okay, so let's begin with the chapter. The word revolution refers to a fundamental change in the established social order or structure brought about by changing people thinking or mindset. The French Revolution, which lasted from 1789 till 1799, was a total revolution based on the principle of liberty and equality. It's not only changed the social or political life of the French people but also altered the course of human history. This revolution aimed at overthrowing monarchical rule and destroying the feudal social system which characterized medieval यूरोप. तो अब क्या हुआ कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो 1799 तक चला. ये जो रेवोल्यूशन था ये कौन से प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांतों पे बेस था? फ्रीडम के सिद्धांत और समानता के सिद्धांत, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. इसने लोगों की लाइफ, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के अलावा जो ह्यूमन हिस्ट्री थी उसको टोटली चेंज कर दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन में. ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या थे? First, unequal social order. The existing social and political system in France in the end of 18th century was called the ancient regime. The social and economic foundations of the French social was feudal and it was autocratic regime. The society was divided into classes or estate. The first estate comprising the clergy, second estate comprising the aristocracy, and third estate which include the middle class, intellectuals, industrials, workers, and artisans and peasants. तो अब क्या था कि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, 3 क्लासेस में डिवाइड थी. पहली क्लासेस में क्लर्जी आते थे, सेकंड क्लासेस में एरिस्टोक्रेसी क्लास और थर्ड में आते थे जो मिडिल क्लास लोग होते थे, जो वर्कर्स होते थे वो आते थे. जैसे हो गए हमारे आर्टिसंस हो गए, पीसेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, वो आते थे. ठीक है, तो अब क्या था कि द थर्ड स्टेट कंप्राइज 96% टोटल पॉपुलेशन. ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी होती थी? थर्ड स्टेट की, जो वर्कर्स थे. ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी, फर्स्ट और सेकंड क्लास थी, वो प्रिविलेज क्लास, उसको रिस्पेक्टेड पोजीशन थी सोसाइटी में उसको रिस्पेक्टेड पोजीशन हासिल थी. तो क्या था कि वो टैक्स नहीं पे करते थे, उनके पास लैंड्स होते थे पर वो टैक्स नहीं पे करते थे. ठीक है, तो सारा जो एक्सपेंस था, सारा बर्डन था टैक्स सिस्टम का, वो किस पे पड़ गया? वो पड़ गया था थर्ड स्टेट पे. जो वर्कर क्लास थी, ठीक है, वो टैक्स पे करते थे, उनके टैक्स पे ही ऊपर सारा खर्च चलता था. देन राइस, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक तरह से विरोध की भावना उत्पन्न हो गई. देन सेकंड आता है राइज ऑफ मिडिल क्लास. विद द राइज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन यूरोप देयर वाज अ राइज ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास. दिस क्लास इंक्लूड्स द मर्चेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल्स. द मिडिल क्लास had acquired economic power but was a part of third estate which has no political representation. अब जब ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा यूरोप में तो एक नई क्लास का जन्म हुआ, मिडिल क्लास, जैसे हमने पहले पढ़ा था. ठीक है, तो जब मिडिल क्लास जन्म हुए उसमें कौन से आते थे? जो वर्कर्स होते थे, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते थे, वो उसमें आते थे. ठीक है, उनके पास इकोनॉमिक पावर तो थी, पैसे तो कमा सकते थे वो, पर वो थर्ड स्टेट में आते थे. दैट्स वाई उनके पास कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे. देन फिलोसफर्स एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़. The revolutionary spirit among the French population, specifically the educated middle class, was evoked by the writing of 18th century philosophers like Montesquieu, Voltaire, and Rousseau. They attacked the power and influence of the clergy and church authorities. Inspired by these philosophers, the middle class were filled with revolutionary ideas of liberty and equality, leading to revolution. अब क्या हुआ कि उस टाइम के जो राइटर्स थे उनकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए लोग. राइटर्स, फिलोसफर्स लाइक मॉन्टेस्क्यू, वोलेट्री एंड रोसियो, इन्होंने अपनी राइटिंग्स में सीधा अटैक किया किसके ऊपर? चर्च अथॉरिटीज़ के ऊपर. इनके आइडियाज़ से लोग इंस्पायर हुए और वो एक तरह से फील्ड हो गए. कौन से आइडियाज़ से? इग्नाइटेड मीन फील्ड हो गए. कौन से आइडियाज़ से? फ्रीडम के आइडिया से और समानता के आइडिया से, जो पहले नहीं मिलती थी थर्ड स्टेट के लोगों को. देन autocratic monarchy and corrupt administration. The twin failures of the monarchy and the administration contributed to the beginning of the French Revolution. 18th century at the time was ruled by autocratic hereditary monarch. मतलब जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, वो सिस्टम चलता था. The king reinforced autocratic monarchy by centralizing power in his hand. He claimed divine rights which left no scope for people. तो इसकी वजह से क्या होता था कि अब
लोगों के पास कोई स्कोप ही नहीं रहता था कि वो गवर्नमेंट में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। देन किंग लुइस and his wife Mary Antoinette led lives of wastefulness and pomp. They were not concerned about the welfare. जो किंग था उस टाइम पे और उसकी वाइफ, वो अपने मस्ती में रहते थे, अपनी लाइफ जीते थे, उनको लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं था। Added to this, they were corrupt and selfish administrative officials who were inefficient and not bothered about the, वो किसी भी लोग, मतलब जितने भी लोग थे वो बॉदर होना नहीं चाहते लोगों की भलाई को, कि मतलब मुद्दे को उठा के वो बॉदर नहीं होना चाहते थे। देन किंग लुइस सेंट फ्रेंच ट्रूप्स टू फाइट ब्रिटेन इन द American War of Independence. Many soldiers lost their lives and lot of money was spent in the war. The wars in the king excess lead to the emptying of the state coffers that were being filled by the overburdening third estate. अब किंग लुइस ने मदद की, ठीक है, उन्होंने फ्रेंच ट्रूप्स को भेजा ब्रिटेन के खिलाफ फाइट करने के लिए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो उस टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ उन ट्रूप्स के ऊपर, तो वो सारा बर्डन कहाँ पे चला गया? थर्ड ईस्टेट के ऊपर। वो सारा बर्डन अब थर्ड ईस्टेट के ऊपर था कि वही वो सारा टैक्स के सिस्टम से चुकाएगी। देन impact of the American Revolution. The success of the Americans in gaining freedom and independence from British rule greatly inspired the French people to revolt against the absolute monarchy. अब उनको जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी उसका भी इफेक्ट पड़ा लोगों के ऊपर फ्रेंच के, और उनके अंदर भी आया कि हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। Many French military generals fought in the American Revolution. They returned home with revolutionary ideas and experience and inspired people to fight for their rights. The Declaration of Independence, which advocated rights of individual to liberty and equality, further French people aspirations towards a democratic setup. अब वो वापस आए, बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स थे जो उस टाइम पे अमेरिकन के साथ लड़े थे इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। तो जब वो वापस अपने घर पे आए, फ्रांस आए, तो उनके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ थे जिसके ज़रिए वो फाइट करके इंडिपेंडेंस प्राप्त कर सकते थे, ले सकते थे। तो उन्होंने लोगों को भी इसके बारे में जगाया उस टाइम पे। देन आता है आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। On 14th July 1789, many members of the Third Estate attacked Bastille, the state prison for political prisoners. तो अब क्या हुआ कि 14 जुलाई को कई सारे मेंबर्स थे थर्ड स्टेट थे, उन्होंने जेल के ऊपर अटैक कर दिया, अटैक बेस्टाइल, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ किया, और जो ये प्रिजनर्स थे उन्होंने भी रेवोल्यूशनरीज को, क्रांतिकारी को ज्वाइन किया, और द स्टॉर्मिंग ऑफ सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच। तो ये जो बेस्टाइल का घटना हुई थी, ये एक तरह से लोगों की विक्ट्री थी, फ्रेंच लोगों की, जो रूल चल रहा था उस टाइम पे, और इससे क्या हुआ, इससे शुरू हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फॉलोइंग द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट हु डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनलिस्ट एंड टुक कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्रांस। अब जो रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के लीडर्स थे, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड एज अ लीडर। तो उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजकाज था उसके ऊपर फ्रांस की। देन द नेशनल असेंबली अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ऑन 26 अगस्त। उन्होंने अपने राइट्स थे उनके, वो डिक्लेयर किए कि क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन एंड सिविल राइट्स द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और by 1791 a new constitution was adopted and a constitutional monarchy was set up in France. तो अब 1791 तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फ्रांस का, और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप था, वो हुआ। वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी, जो उसका बिल्कुल एक तरीके से एंड हो गया और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का शुरुआत हुआ। देन आता है इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन मार्क्ड एन एंड ऑफ द डिस्पोटिक रूल ऑफ द मोनार्ची। वही मोनार्ची रूल बिल्कुल ख़त्म हो गया और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई सबसे पहले। देन ए पॉलिटिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन इक्वल राइट्स फॉर ऑल। अब सभी को इक्वल राइट्स की बात हुई कि सारे बंदे एक समान बर्थ हुआ है सभी का, तो सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। देन द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन बिकेम द, जो कॉमन मैन है, आम आदमी, उसकी भलाई के लिए उसको मेन प्रायोरिटी रखा गया। देन
France emerged as the first country in Europe which came into existence as a nation state. French Revolution instilled a spirit of nationalism or national consciousness. Popular sovereignty and nationalism are the two concepts which are significantly related to the French Revolution. तो अब क्या हुआ कि जो फ्रांस थी वो एक पहली कंट्री बन गई जिसने नेशनलिज्म की भावना दिखाई, ठीक है। तो उन्होंने दुनिया को दो कॉन्सेप्ट दिए, सोवरेंटी के और नेशनलिज्म के। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस नॉट जस्ट फ्रांस, उन्होंने फ्रांस को नहीं यूरोप को भी और यूरोप के बाहर भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। जो आइडियल्स थे, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के, इनसे बहुत सारी कंट्री इंस्पायर हुई। किसके लिए? फ्रीडम के लिए। देन पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड, रीजन ऑफ टेरर, रूल ऑफ टेरर। The French Republic was established in 1792 with the meeting of newly elected members of National Convention unanimously declaring France as Republic. But the newly formed government faced both internal and external problems. अब फ्रीडम मिल गई, ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट आई, पर उस गवर्नमेंट को इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। देयर वर कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ नेशनल कन्वेंशन, देयर वर डिसएग्रीमेंट्स ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग लुइस। The king execution and the conflicts within the National Convention created a situation of turbulence and violence in France. अब जो किंग के रूल था और जो किंग की पॉलिसीज़ थी उसमें और लोग जो गवर्नमेंट थी उसमें कन्फ्लिक्ट हुई, जिसकी वजह से वायलेंस का एक तरह से वहाँ पे वायलेंस होने का खतरा बढ़ गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इनफाइटिंग इन द नेशनल कन्वेंशन, द जैकोबिन्स रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप सीज कंट्रोल ऑफ द नेशनल एंड इनिशिएटेड ऑफ सीरियस। तो अब क्या हुआ कि इसका फ़ायदा उठा के जो जैकोबिन्स था, एक ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप, उसने एक मेजर स्टार्ट, मतलब कुछ स्टेप्स लिए। किसके खिलाफ स्टेप्स लिए? उन्होंने एक रीजन ऑफ टेरर शुरू किया 1793 10 मंथ का पीरियड था, जिसके अंदर उन्होंने वो लोगों को सस्पेक्ट किया, वो लोगों को ढूंढा जो रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे, रेवोल्यूशन के एनिमीज़ थे, ठीक है। द एनिमीज़ इंक्लूडेड, जो एनिमीज़ कौन कौन थे? एक्स नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स। एनिमीज़ में आते थे एक्स नोबल, क्लर्जी, चर्च ऑफिशियल्स, ठीक है, और उसकी मेंबर के भी, मतलब उसकी ओन पार्टी के मेंबर और अदर पार्टी के मेंबर भी आते थे जो उसके मेंबर से अलग, मतलब सहमत नहीं थे। However, this was the all bent. Some of the more aggressive principles of the revolution were put to practice through the rationing of food, grains, and ending of the all aristocratic privileges and abolition of slavery in the French colonies. So ये याद रखना है कि रीजन ऑफ टेरर क्या था। रीजन ऑफ टेरर था कि उन्होंने क्या किया था, 10 मंथ का एक पीरियड था जिसके अंतर्गत उन्होंने एनिमीज़ को फाउंड करने के लिए चलाया था कि कौन है जो हमारे मेथड से एग्री नहीं करता है। तो ये था रीजन ऑफ टेरर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन emerged as a crucial figure in the post-revolution period. He was a powerful military leader. During the years of the French Revolution, Napoleon rose through the ranks of military very rapidly and was made general due to his spectacular military tactics. He was being hailed as a hero of the French people who were tired of directory inefficient rule. तो अब क्या हुआ कि पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड के टाइम पे एक फिगर एमर्ज हुआ, बर्थ हुआ एक फिगर का, एक बंदे का जो था नेपोलियन। वो एक पावरफुल मिलिट्री लीडर था। रेवोल्यूशन के टाइम पे उसका जो रैंक्स थे, मिलिट्री रैंक्स थे, वो बहुत तेज़ी से बढ़े क्योंकि उसकी मिलिट्री टेक्निक इतनी अच्छी थी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो डायरेक्टरी का रूल था, इनएफिशिएंट रूल डायरेक्टरी का, उसको हटाया और अपने आप को फर्स्ट एम्बेसडर घोषित किया फ्रांस का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि दिस इवेंट मार्क द एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिगिनिंग ऑफ द नेपोलियन। अब इसके साथ क्या हुआ, जब उसने अपने आप को फर्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया तो अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो एंड हो गया और किसका इरा स्टार्ट हुआ? नेपोलियनिक इरा स्टार्ट हुआ। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। उसने अपने आप को राजा बना दिया फ्रांस का। नेपोलियन रिजॉल्व इंटरनल, उसने जो बाहरी कन्फ्लिक्ट्स थे उसको ख़त्म किया सारों को सिक्योरिटी के लिए, और सिक्योरिटी लेके आया फ्रांस में, ठीक है। सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा और स्टेबिलिटी लेके आया, ठहराव लेके आया। ही इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स टू। ही वाज अपोज्ड टू द आइडियाज ऑफ लिबर्टी। आफ्टर बिकमिंग द एम्परर ही फेस्ड मैनी सक्सेसफुल वॉर्स अगेंस्ट। उसने एम्परर बनने के बाद बहुत सारी वॉर्स लड़ी अपनी सरहदों को बढ़ाने के लिए, अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ही फॉर द ब्रीफ टाइम बिकेम द रूलर ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर यूरोप विद सक्सेसफुल बैटल्स विद वेरियस यूरोपियन कंट्रीज। ऑलमोस्ट एंटायर यूरोप उसने जीत लिया था और उसके अंतर
अंदर मतलब उसके अंडर ऑलमोस्ट यूरोप आता था सारा। देन नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप इनिशियली। सबसे पहले लोग ये सोचते थे कि वो उनको फ्रीडम दिलाने का काम कर रहा है, कि लोगों को बाद में पता लगा कि जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाने की हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि इन 1813 आफ्टर एन इन्वेशन ऑफ रशिया द यूरोपियन नेशन फॉर्म्ड एन कोalition। उन्होंने एक ग्रुप बनाया ताकि वो नेपोलियन को गिरा सकें, ठीक है। नेपोलियन डिफीट हुआ बैटल ऑफ लीपजिग में, और उसके बाद क्या हुआ कि उसको फोर्स किया गया कि अपनी पावर से तुम हट जाओ। पर 2 ईयर्स के बाद वो वापस आया और उसने अपने रूल को वापस प्राप्त किया। कब? बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, 1815 में हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू। तो अब क्या हुआ कि जब 1850 में उसको रूल प्राप्त हुआ तो उसके बाद उसने 6 साल और रूल किया, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई 1821 तक। तो आपको याद रखना कि बैटल ऑफ लीस्बिक में क्या हुआ था और बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हुआ था। बैटल ऑफ लीस्बिक में वो हार गया था, बैटल ऑफ वाटरलू में 2 साल बाद वापस आके वो जीता था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।